हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, टॉप 50 MCQs करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी MCQs आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग सभी लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, emergency provisions mentioned in the Indian Constitution are taken from the Constitution of which country? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या जर्मनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी से। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी। सेकंड पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से लिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत, यानी कि उनके व्यूज़, उनके विचार निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द व्यू ऑफ द फ्रेमर्स of the Constitution of India is reflected in which of the following? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत भी इन्हें बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है उद्देशिका, थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उद्देशिका में जो है हमारे संविधान निर्माताओं के मतों का एक प्रतिबिंबित, मतलब उनसे हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, पता चलता है उनके बारे में कि हाँ उनके विचार कैसे थे, किस चीज़ को लेकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक और उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव्स एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस हैं इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। थर्ड है यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा थी, एक दृढ़ संकल्प था और एक प्रतिज्ञा भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे ऑप्शंस हैं आंसर के सभी सही हैं, केवल एक सही है, केवल 3 सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता? ऑप्शंस है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1773 का विनियामक अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या फिर 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1773 का विनियामक अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.A. जिन्ना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहली जब इनका सेशन हुआ, पहली मीटिंग हुई, उसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सेकंड पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, मतलब बिना किसी विरोध के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आलेखन यानी कि प्रारूपण सदस्य के रूप में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एज द ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता किनका, मतलब ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में बात हो रही है, कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह, यहाँ पर को नहीं है, के बीच में उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। सेकंड है, वह शासन के एक अधिनायकाय स्वरूप के पक्षधर में थे। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। लास्ट है, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर में थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो आप ई ऐसे लिख सकते हो, ए एंड डी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ आंसर होगा। संविधान सभा के नए चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? ठीक है, स्थायी सदस्य के बारे में बताना है। लास्ट हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के सदस्य कौन चुने गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये देखिए, आपसे अस्थायी सदस्य भी पूछ सकता है, ठीक है, और आपसे स्थायी सदस्य भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर उसने हमसे अगर सिर्फ सदस्य आता है, ठीक है, अध्यक्ष आता है तो भी वही, और स्थायी अध्यक्ष आता है तो भी हमारा एक ही आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो स्थायी सदस्य थे, ठीक है, वो थे डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये हम लास्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया, और कैसे? निर्विरोध। ठीक है, मतलब जिसका किसी ने भी विरोध नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा विधानसभा का सलाहकार था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एडवाइजर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ऑप्शंस हैं पट्टाभी सीतारामैया, BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, BN राव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BN राव। तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया विधानसभा का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बनाया गया किसे? HC मुखर्जी को। सेकंड पॉइंट है सर BN राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में, ठीक है, हमारा जो संविधान था उसके विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, मतलब जिसका हिस्टोरिकल कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। ठीक है, ऑप्शंस है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ठीक है, बाकी ये सभी इम्पोर्टेंट रहें किसमें? हमारे संविधान के विकास में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, मतलब कितने सेशंस हुए? हाउ मेनी टोटल सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर हेल्ड टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस है 15, 7, 9, 12।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए, जिसकी कुल अवधि कितनी थी? 165 डेज की थी। ठीक है, संविधान सभा के, अब देखिए इसमें यहाँ पर आंसर आप देखोगे कि 12 है, वो आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये हमारा लास्ट अधिवेशन था, इसलिए टोटल कितने हुए हमारे 12। तो जो हमारा 12वां अधिवेशन था उसमें, यानी कि वो कब था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था। ठीक है, जिस पर संविधान पर हमारे साइन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949? ऑप्शंस हैं अस्थाई संसद, मौलिक अधिकार, नागरिकता, निर्वाचन। तो फ्रेंड्स आपको इसमें से सिलेक्ट करने हैं कि वो हमारे प्रोविजंस कौन से थे। ठीक है, जिनको 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में लागू किया गया। ठीक है, तो हमारे इसके राइट आंसर होगा, सिर्फ मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया था, बाकी A, C एंड D यानी कि 1, 3 और 4th, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, मतलब 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स जो थे वो लागू कर दिए गए थे। तो वो हमारे आर्टिकल्स होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड 394। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे जो कि हम 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस हैं मोहम्मद सादुल्ला, N.J. अयंगार, K.M. मुंशी, B.N. राव। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी B.N. राव। B.N. राव जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त 6 सदस्य और थे। ठीक है, मतलब टोटल मेंबर्स कितने थे? 7। अब उन 6 में से बाकी के 6 थे N.G. अयंगर, B.L. मित्रा, K.M. मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड D.P. खेतान। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में क्या हुआ, जो एल मित्रा थे उनके स्थान पर माधवराव तथा D.P. खेतान के स्थान पर कृष्णामाचारी सदस्य बने थे। ठीक है, आफ्टर देयर डेथ। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ठीक है, ये एक पोस्ट है, उसका सुझाव किस अधिनियम में दिया गया था? इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज़ बीन सजेस्टेड? ऑप्शंस हैं 1947 का अधिनियम, 909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? ठीक है, हाउ इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? हमारे ऑप्शंस हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली से। ठीक है, मतलब ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है, यह द्विसदनीय विधायिका है, यह वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी, यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में
ये पॉइंट सही होगा। ठीक है, बाकी जो 3 पॉइंट है A, C एंड D, ये क्या है, ये सिमिलर रहेंगे दोनों संसदीय प्रणाली में। देखिए ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लागू है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। तो सिर्फ इसी पॉइंट से क्या है, वो भिन्न है। इस अर्थ में भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटेन से अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में जो दी गई व्यवस्थाएं हैं वो भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसे, 1935 में जो क्या है अनुदेश पत्र है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है भारत सरकार का कार्य संचालन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मूल अधिकार, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। ठीक है, ये किस में है, भाग 4 में है, जो कि राज्य को प्राप्त निर्देश है। यह तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र का एक प्रतिबिंबित है। ठीक है, इसके पीछे विधिक सत्य नहीं बल्कि नैतिक बल निहित होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। हु वॉज कॉल्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आई होप कि आंसर सभी को आता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, किसे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली इन 1919। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, M.N. जिन्ना, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन, असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची, उत्तर सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से क्या कारण था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स इन ऑल द प्रोविंसेस इन द ईयर 1939। प्रोविंसेस इन द ईयर 1939। ऑप्शंस हैं प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था। सेकंड ऑप्शन है केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की थी। थर्ड ऑप्शन है, ये हम रीजंस कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तित कर दिया था। लास्ट है, राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रांतीय सरकारों ने क्या हुआ था कि जो सभी भारतीय मंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, सभी प्रांतों से। तो वो क्यों दिया था, क्योंकि प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था कि ठीक है कि ये युद्ध में क्या है, हेल्प करेगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखते हैं। भारतीयों की अनुमति के बिना तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है, ये उस टाइम के क्या थे, वायसराय थे,
इन्होंने घोषणा की कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल होगा। इसके विरोध में ही प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीज़न था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ। ठीक है, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड। ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 30 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के प्रारूप पर जो तीसरा वाचन था वो कब से कब तक, 14 नवंबर से 26 नवंबर तक 1949 में चला। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव जो था पारित हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और संविधान का प्रारूप इस तरह से पूरा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स करते हैं। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 8 थी, जिनमें से सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कुल कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें क्या हुए थे हमारे टोटल 11 बैठकें हुई थी। ठीक है, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया था और जो 12वीं बैठक थी उसमें क्या हुआ था, ये हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका था। संविधान के निर्माण पर कितना खर्चा आया, ये यहाँ पर 64 लाख रुपए। ठीक है, इतना संविधान के निर्माण पर खर्चा आया था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, यानी कि जो 12वां जो उसका सेशन था वो क्या था, 24 जनवरी 1950 को हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी के सभी, तो इनको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया। ठीक है, ऑप्शंस हैं साइमन आयोग योजना के द्वारा के अधीन, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, या फिर मार्ले मिंटो सुधार के अधीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन। इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स देखते हैं। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कार्टिस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, द्वैध शासन का सिद्धांत। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 इसने क्या किया, ठीक है, क्या आरंभ किया। ऑप्शन है भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। नेक्स्ट है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। थर्ड है प्रांतीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन का आरंभ किया। तो फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, मतलब बी। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं थी, वो थी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा।
प्रारूप समिति के सदस्य थे, मतलब टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। जो पहले सदस्य थे, जो इसके सदस्य भी थे और वो अध्यक्ष भी थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके जो अन्य जो 6 सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, बी एल मित्रा, जब बाद में इनकी डेथ के बाद एन माधवराव बने, ठीक है। और डी पी खेतान, और इनके मृत्यु के बाद कौन बने? टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रारूप समिति के टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? ठीक है, वॉज क्लियरली डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शंस हैं, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसरायज की शक्तियाँ, न्यायपालिका और विधायकों के बीच शक्ति का पृथक्करण, बंटवारा, ठीक है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से किस में दिखाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो समान अनुपात में उसमें क्या होगा? केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षेत्रीय वो तिरंगा होगा, जिसमें बीच में एक गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा, ठीक है। मतलब ये समाधान प्रस्तावित किसने किया था? विच मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली proposed this constitution that the national flag of India should be a regional tree color, ये ट्री है यहाँ पर, ट्री कलर ऑफ सेफ्रन, वाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन विद अ सर्कल ऑफ डार्क ब्लू इन द मिडल। तो ऑप्शंस हैं, ऐसा किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा में इसे 22 जुलाई, ये मेन इम्पोर्टेंट इसकी डेट रहेगी जो आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया, ठीक है। भारत इसको जो हमने जिसके बारे में पढ़ा, इसको क्या मान लिया गया? ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया कब? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स the framers of Indian Constitution were influenced by the representation of talent, experience and service in the formation of the राज्य सभा। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शंस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरिश, ये यहाँ पर आयरिश है, आयरिश गणराज्य, ठीक है, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आयरिश गणराज्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था इनमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946? ऑप्शंस हैं, संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब ये जो इसमें ये प्रस्ताव नहीं था, बाकी ये भी था, ये भी था और ये भी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्लिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा, ये यहाँ पर एक्ट है, कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया, ठीक है। विच एक्ट ब्रॉट बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। ऑप्शंस हैं 1917 का एक्ट, 1915 का एक्ट, 1961 का एक्ट, 1919 का एक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1919 का एक्ट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें 2 बार 1919 है ना, तो द्विसदनीय ऐसे याद कर सकते हो। मेन पॉइंट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन यानी कि राज्य परिषद कहलाता था, जिसका कार्यकाल 5 साल का था और उसके 60 सदस्यों में से जो 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत होते थे। ऐसे ही निचला सदन था, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहते थे, जिसका कार्यकाल 3 साल के लिए होता था और इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित थे और 40 मनोनीत होते थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6 अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। सेकंड ऑप्शन है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन फोर्थ, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका यही क्या है, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं BN राव, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर है कुछ मेन पॉइंट्स, देखते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। भारतीय संविधान के मद, ठीक है, और देश जहाँ से अपनाए गए। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और समवर्ती जो सूची थी वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। तो फ्रेंड्स ये आपको इम्पोर्टेंट है ये बहुत, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के क्या है, ये उपबंध है और ये स्रोत है, मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं। देखिए पहला है संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन है ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। फिर है नीति निर्देशक तत्व, ये लिए हैं आयरिश के संविधान से। राष्ट्रपति का आपात अधिकार, ये है जर्मनी के संविधान से। और संघ राज्य का संबंध, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये है फ्रेंड्स व्यक्ति कुछ, ठीक है, उनके नाम हैं और ये भारत के संविधान को बनाने में उनकी भूमिका है। जैसे फर्स्ट है हमारा HC मुखर्जी, इनकी भूमिका क्या थी, ये थे उपाध्यक्ष संविधान सभा के, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है BR अम्बेडकर, ये कौन थे, ये थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है TT कृष्णमाचार्य, ये क्या थे, ये थे सदस्य प्रारूपण समिति के। और फिर है राजेंद्र प्रसाद, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये थे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसको भी आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक कथन है और ये किसके द्वारा कहा गया, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने का प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के भी अर्थ निश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। तो फ्रेंड्स ये बात किसने कही,
संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपर्युक्त परिच्छेद का श्रेय किसे जाता है, मतलब ये बात किनके द्वारा कही गई। तो ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये बात कही गई थी। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में कौन सी निरसित की गई थी। ऑप्शन है प्रीवी काउंसिल आधारकारिता समाप्ति अधिनियम 1949, निवारक निरोध अधिनियम 1950, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोनों विधियां जो थी निरसित की गई थी भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ई ऑप्शन बना लेते हैं, इसमें टाइप नहीं हो पाया, तो वो हमारा 3 और 4 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किस में प्रतिबिंबित होते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं उद्देशिका में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में या फिर मूल अधिकारों में। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा उद्देशिका में। ठीक है, संविधान के निर्माताओं के जो मनोभाव है यानी कि उनके विचार है वो किस में है, उद्देशिका में निहित है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग है किस संशोधन के बाद। ऑप्शंस हैं 42वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, 44वें संशोधन के बाद और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन के बाद। ठीक है, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में या हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखित नहीं है। न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का और वयस्क मताधिकार का। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार के बारे में हमारी प्रस्तावना में लेखन नहीं है। मेन पॉइंट करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, किस में किया गया है, आर्टिकल 326 में। क्वेश्चंस हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की, ये देश नहीं है यहाँ पर, उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्यों में से भारत के एक संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। ऑप्शंस है विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में हमारे क्या है, संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अवसर की समता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उसमें कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का वीडियो का। ठीक है, संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि, क्या रीज़न है कि उद्देशिका उपयोगी है। यह संविधान के आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। यह मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो हमारा, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।